बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल जिलानी शाह साइंस 406। तो स्टूडेंट्स, आज जो है मेरा लेक्चर जो है वो न्यूटन्स लॉ के ऊपर है। और न्यूटन लॉज जो है ये बड़े इंटरेस्टिंग है और इनकी ये क्लासिकल फिज़िक्स में जो है, ये क्लासिकल फिज़िक्स के बल्कि ये हार्ट हैं। तो इनको पढ़े बगैर जो है हम जो है मोशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसको मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहा है क्योंकि मोशन का वर्ड मैंने इसलिए कहा कि मोशन के बाद न्यूटन ने काफ़ी सारे लॉज दिए थे, लेकिन जो मोशन के लिए उसने लॉज दिए थे वो जो है वो बेसिकली 3 लॉज है। उसमें से 2 का जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट लॉ है, असल में ये दोनों लॉज जो हैं ये क्या कर रहे हैं कि जो मोशन का काज है वो फोर्स है, तो उस फोर्स को जो है वो फोर्स की मेजरमेंट है। मतलब वो जो काज है मोशन का उसको ये डिस्कस करते हैं। तो उस फोर्स को जो है हम 2 तरीक़ों से स्टडी करेंगे। एक तो जो क्वालिटी के हिसाब से कि फ़ोर्स की क्वालिटी कितनी होगी और दूसरा ये कि फ़ोर्स की क्वांटिटी कितनी होगी। तो जब हम फ़ोर्स की क्वालिटी की बात करेंगे तो फिर हम न्यूटन्स जो फर्स्ट लॉ है उसकी बात करेंगे। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग टू ये होता है कि जो फोर्स होता है वो क्या प्रोड्यूस करती है, मोशन प्रोड्यूस करती है। तो जो फोर्सेस हैं वो किस तरह की होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट्स में जो है वो मोशन आए। उस फोर्स की मैग्नीट्यूड को हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, जस्ट हम उस फोर्स की जो है वो क्वालिटी शो कर रहे हैं कि अगर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, तब कैसी मोशन होगी, और अगर फोर्सेस वीक हैं तब कैसी, और अगर वो फोर्सेस बैलेंस हैं तो तब जो है ऑब्जेक्ट्स की क्या कंडीशन होगी, क्या स्टेट्स होगी। तो इसको पढ़ते हैं सर। तो देखें जी, हमारे पास है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या है, दिस लॉ प्रिडिक्ट्स द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स विच शोज द फोर्स इज बेसिकली काज ऑफ मोशन। यही मैंने बताया था कि जब भी मोशन प्रोड्यूस होती है तो वो फोर्स की वजह से होती है। अब इसके 2 पार्ट्स बनाए हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के 2 पार्ट्स जो है वो मैंने बनाए यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट प्रिडिक्ट्स द बिहेवियर ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, यानी पहले जो इसका पार्ट होगा उसमें हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स की जो वो इफेक्ट है उसको पढ़ेंगे। तो जो सेकंड पार्ट प्रोडक्ट्स द बिहेवियर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, यानी जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर फोर्स का क्या जो है वो इफेक्ट होगा। ठीक है ना। अब देखें, अब हमारे पास क्या है कि वो जो फोर्सेस हैं अगर किसी बॉडी पर एक्ट करती हैं तो वो बैलेंस होती है तो कब होती है, यानी जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्ट करती हैं, ठीक है जी, तो वो ज़री बात उसमें मोशन प्रोड्यूस करेंगी। और वो मोशन किस तरह टाइप की होगी। ठीक, हम फोर्स की क्वालिटी जो है क्वालिटी को स्टडी कर रहे हैं। तो अगर वो फोर्सेस बैलेंस हैं तो हमारे पास 2 किस्म की कंडीशन आती है। 2 ही पार्ट्स मैंने डिवाइड किए हुए हैं यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर फोर्सेस बैलेंस हैं तो हमारे पास 2 किस्म की जो बॉडी की स्टेट्स सामने आती हैं। पहली स्टेट क्या है, देखें जी, इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, यानी फोर्सेस कब बैलेंस होंगी, अगर कोई बॉडी जो है उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो फोर्सेस कब बैलेंस होगी, अगर वो बॉडी एट रेस्ट है। ये दूसरे लफ्ज़ में फोर्सेस अगर बैलेंस है किसी बॉडी पर तो वो बॉडी क्या होगा, एट रेस्ट होगा। जब बॉडी एट रेस्ट होगा तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी और उसके अंदर ज़ाहिर बात है एक्सेलरेशन भी 0 होगा। ठीक है ना। तो जो है वो स्पीड या उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, 0 हो जाएगा। अब अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहे हैं, बॉडी जो है मतलब जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे पास वो यूनिफॉर्म मोशन में हैं, तो अगर उनके ऊपर फोर्सेस बैलेंस है तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 0 नहीं है, लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है वो ऑब्जेक्ट्स का 0, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो चेंज तो हो नहीं रही, इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो क्या 0 है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ही जो है वो फोर्सेस के इफेक्ट नज़र आ रहे हैं कि अगर बॉडी रेस्ट में तब भी उनके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लेकिन वो फोर्सेस क्या हैं, बैलेंस्ड हैं। और अगर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट कर रहे हैं या बॉडी चलने की बात है यूनिफॉर्म मोशन में, तो तब उनकी जो वेलोसिटी है, स्पीड, वो तो 0 नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन 0। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन विद द सेम स्पीड in the same direction unless some external unbalanced force acts to change that state। यानी जो कोई भी बॉडी है उसकी स्टेट वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक, जब तक एक अनबैलेंस फोर्स जो है, यानी जब फोर्सेस बैलेंस होंगे तब तो उसकी स्टेट ही चेंज होगी, लेकिन जब एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स उसको प्रोटेक्ट करेगी तो फिर उसकी जो स्टेट है वो चेंज है। अगर वो स्टेशनरी में है तो वो क्या होगा, वो मोशन में आ जाएगा, अगर मोशन में है तो वो जो है वो स्टेशनरी स्टेट में आ जाएगा। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ देखते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमने फोर्स की क्वालिटी जो है उसको डिस्कस किया था। अब सेकंड लॉ में क्या है, हम इस फोर्स की क्वांटिटी को, यानी कितनी फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करती है उसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना। यानी वो क्वालिटेटिव एनालिसिस था फोर्स का फर्स्ट लॉ, और ये जो है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है।
According to this law, rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and this change takes place in the direction of applied force. अब मैंने पढ़ा पिछले लॉ में हमने क्या डिस्कस किया था कि जब किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है तो उससे मोशन आती है, यानी जो मोशन का काज है वो क्या है, फोर्स, और जो फोर्स का इफेक्ट है वो क्या है, मोशन। तो हर चीज़ होती है वो काज और इफेक्ट से होती है। इस तरीके से कोई मैथमेटिकल इक्वेशन होती है तो उसकी एक साइड जो होती है वो काज होती है और दूसरी साइड उसकी क्या होती है, इफेक्ट होती है। तो यहाँ भी हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है तो उसके अंदर वेलोसिटी प्रोड्यूस, इट मीन्स उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ मोशन है उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। यानी जब बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करती है तो उसके अंदर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है, और जितने जैसे जैसे वो फोर्स जो है वो उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, उसकी क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो उस तरीके से मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। और ये जो चेंज है मोमेंटम में, ये किस डायरेक्शन में होगा, यानी जो उसकी मोशन बढ़ रही है किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी, अप्लाइड फोर्स होगी। तो ये जो है हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इसको मैथमेटिकली जब देखते हैं तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है dp/dt के। अब dp/dt का ये रेट एंड चेंज इन मोमेंटम है, और जितनी फोर्स लगाएंगे उतना उसका मोमेंटम बढ़ता जाएगा। अच्छा, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, mv। तो यहाँ से m मैंने बाहर ले लिया क्योंकि मास जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है जी। और जो डेरिवेटिव है d/dt जो है, इस फोर्स के अंदर जो चेंज असल में जो है वो क्या है, स्पीड के अंदर जो चेंज है वो क्या है, dv/dt। मास कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया। अब चूँकि ये प्रोपोर्शनल इसको इक्वेशन में लाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट लिख देता हूँ k में, और मास तो वैसे हमारे पास वो भी कांस्टेंट है, तो km dv/dt आ गया। अब dv/dt क्या होता है, रेट एंड चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये एक्सेलरेशन होता है, यहाँ मैंने एक्सेलरेशन लिख लिया। अच्छा, अब अगर हम इस मास को लेते हैं 1 यूनिट यानी 1 kg, तो उसमें जो है हमारे पास फोर्स कितनी एक्ट कर रही है वो हमारे पास 1 न्यूटन है। तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है वो भी हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो फिर इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है कि हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर k की वैल्यू 1 पुट करें तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्स की ma, ठीक हो गया। तो अब हम ये जो है हमारे पास न्यूटन साइकिल है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, हमारे पास क्या आती है, फोर्स। अब देखें ये जो फोर्स है, ठीक है जी, ये क्या है, ये यहाँ पर क्या है, कॉज है, और ma जो है इसकी दूसरी साइड पे ये इस फोर्स का इफेक्ट है, और इसको हम क्या कहते हैं, ये मोशन है। एक्सेलरेशन आ गया, मोशन आ गया बॉडी में, यानी ये साइड जो होगी ये हमारे पास काज होगा, और ये जो साइड है वो हमारे पास क्या यहाँ पर इफेक्ट है इस काज का। तो काज और इफेक्ट से भी इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब इसकी डायमेंशन फोर्स की होती है, देखें mlt-2, ठीक है ना। तो जब आप इसमें डायमेंशन पुट, मास की डायमेंशन m होती है और एक्सेलरेशन की जो है वो dv/dt, और ये रेट एंड चेंज डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को L से शो करते हैं और टाइम को t से शो करते हैं, तो वो स्क्वायर में आता है, तो माइनस हो गया। अच्छा, अब ऐसा ही सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और सीरीज सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है वो क्या होती है, डाइन। और इन दोनों के अंदर न्यूटन और डाइन की रिलेशनशिप क्या होता है कि 1 न्यूटन किसकी इक्वल होता है, 10⁵ डाइन से, यानी जो 1 न्यूटन होता है वो 10⁵ डाइन जो इसके इक्वल होता है। तो ये मैंने जो है वो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को जो है वो एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ द फोर्स। और जो फोर्स है वो यहाँ पर क्या काज है, और मोशन क्या है यहाँ पर उसका इफेक्ट है। तो हर मैथमेटिकल, हर फिज़िकल जो क्वेश्चन है फिज़िक्स की, उसमें यही कंसेप्ट होती है कि एक काज होता है और एक साइड पर, और उसकी दूसरी साइड पर उसका इक्वेशन, उसका जो इफेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास फोर्स क्या था, काज था, और उसका इफेक्ट क्या हुआ, ma, और ma क्या शो कर रहा है कि बॉडी जो उसका एक्सेलरेशन है मूव कर रहा है, तो वो मोशन है। तो जो फोर्स है वो क्या है हमारे पास काज, और जो मोशन है वो क्या है इसका इफेक्ट। तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।